देखो हम बात करने वाले हैं मृत शरीर का संरक्षण, यानी कि कैसे मृत शरीर यानी डेड बॉडी को कैसे आप प्रिजर्व करोगे, एंड संशोधन, और मतलब कैसे उसको क्लीन करोगे, एंड संविच्छेदन, और कैसे उसको डाइसेक्ट करोगे। ठीक है, तो वो हम दोनों तरीके से देखेंगे इस डेड बॉडी को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अगर 10 नवंबर में क्वेश्चन आए तो आपको आयुर्वेद और मॉडर्न के सब दोनों से लिखना पड़ेगा। ठीक, पहले हम देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार जो पहला पॉइंट है इसमें सब विच्छेदन हेतु सब, यानी कि सबको सब विच्छेदन जो मृत शरीर है उसको डाइसेक्ट करने के लिए आपको पहले एक सब भी तो चाहिए होगा, यानी कि सिलेक्शन करना पड़ेगा बॉडी फॉर डाइसेक्शन, किसी बॉडी का सिलेक्शन करना पड़ेगा डाइसेक्शन करने के लिए। ठीक है, डाइसेक्शन मतलब वही जो चीरा काटी आप करते हो ना, जब प्रैक्टिकल करते हो तो वही होता है डाइसेक्शन। ठीक, तो उसके लिए आपको एक मृत शरीर भी चाहिए, एक बॉडी भी चाहिए। तो उस बॉडी का आप कैसे सिलेक्शन करोगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट पैरामीटर दिए गए हैं कि जिनको देखकर आप एक डेड बॉडी को सेलेक्ट कर सकते हो अपने डाइसेक्शन के लिए। पहला है सबके सारे अंग प्रत्यंग हो, यानी कि सब सब मतलब जो मृत शरीर है, जो बॉडी है उसकी कह रहा है कि सारे अंग प्रत्यंग हो, जैसे दोनों हाथ हो, दोनों पैर हो, आइज हो, हार्ट हो, लीवर हो, कितने जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो सारे होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लो उसकी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन नहीं होगा तो आप मुझे स्टडी भी नहीं कर पाओगे। मान लो उसके हार्ट नहीं है, लीवर नहीं है, किडनी नहीं है, ठीक है, तो उन ऑर्गन को आप देख ही नहीं पाओगे ना, तो इसलिए बोला गया है कि सबके सारे अंग प्रत्यंग हो। दूसरा पॉइंट बोला है आप ऐसी बॉडी का सिलेक्ट करोगे जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से नहीं हो। ठीक है, मतलब विष प्रयोग से नहीं, विष से क्या दिक्कत है कि मतलब अगर आप उसे कैडेवर अब उसे डाइसेक्ट करोगे तो उस विष से आपको भी तो नुकसान हो सकता है, उसके बैक्टीरिया उसको आपसे दिक्कत कर सकते हैं, आपको भी टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ऐसी बॉडी सिलेक्ट करनी है जिसकी मृत्यु विष प्रयोग से ना हुई हो। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है जिसकी मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से ना हुई हो। यहाँ पर बताया गया है दीर्घकालीन व्याधि। दीर्घकालीन व्याधि क्या होती है, मतलब जो बहुत लंबे समय से व्याधि चली आ रही है उनकी वजह से ना हो। ऐसी बॉडी को हमें सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर आप ऐसी बॉडी को सिलेक्ट करोगे तो उनमें कोई ना कोई ऑर्गन मिस हो सकता है या फिर कोई ना कोई ऑर्गन खराब हो सकता है, और ऐसे केसेस में भी जो अपनी बॉडी है वो खुद को ही कह रहा है खराब करने लगती है। ठीक है, तो जल्दी से डिकम्पोज करती है और जल्दी से अपने ऑर्गन को खत्म कर देती है। तो इसलिए आप ऐसी बॉडी को सिलेक्ट नहीं कर सकते जिनको दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय से कोई बीमारी हो, जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो। ठीक है, ठीक, आपको ऐसी बॉडी का सिलेक्ट करना है जिसकी आयु 100 वर्ष से कम हो, यानी कि अगर किसी की आयु 100 वर्ष से अधिक है तो आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, यानी 100 वर्ष से कम ही आयु होगी तभी आप उसे अपने डेड बॉडी के लिए डाइसेक्शन करने के लिए आप सिलेक्ट करोगे। फिर अगला पॉइंट है जिसकी शरीर के आंत से मल निकाल दिया गया हो। ठीक है, आप ऐसी बॉडी का सेलेक्ट करोगे जिसके शरीर की जो आंत होती है ना, इंटेस्टाइन होती है, उनमें जो मल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाए, तभी कह रहा है आप सिलेक्ट करोगे। भाई अगर आप उसको मल को नहीं निकालोगे तो वो मल क्या करेगा, वही उसमें बैक्टीरिया होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया फैलेंगे, बहुत सारा इन्फेक्शन होगा और पूरे जो अंदर इंटेस्टाइन उसको खराब कर सकता है और बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल, मतलब जो बेकार स्मेल आएगी। तो इसलिए ऐसी बॉडी को आपको सिलेक्ट करना है जिनके आंतों से मल निकाल दिया गया हो। ये कुछ पार्ट पॉइंट बताए गए हैं जिससे आप बॉडी का सिलेक्शन कर सकते हो फॉर डाइसेक्शन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है संरक्षण विधि। संरक्षण मतलब कह रहा है कि प्रिजर्वेशन। आपने क्या करें, यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे प्रिजर्व भी करना है। ठीक, प्रिजर्वेशन ऑफ कैडेवर। पहला बताया गया है तेजी से ना बहने वाली नदी में रखे। कहाँ रखना है, तेजी। देखो ये आपको अभी मैं समझाता हूँ कैसे है। आपने कोई बॉडी को सिलेक्ट किया डाइसेक्शन के लिए, आपने देखा कि आप मुर्दाघर में गए या फिर कहीं भी गए, आपने देखा कि ये मेरे लिए बॉडी फिट रहेगी। कुछ आपने पैरामीटर देख लिया, ये 4-5 पैरामीटर आपने मिला लिए कि हाँ इनके हिसाब से ये मेरी बॉडी ठीक है। तो अब आप उसे कैडेवर बनाओगे। भाई कैडेवर आपने देखा होगा किस तरह से होता है, उसकी जो बॉडी है उस पर स्किन नहीं होती। ठीक है, भाई आप जो वहाँ से लाओगे, मतलब मुर्दाघर से लाओगे, तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी पे पूरी स्किन होगी पूरी तरह से, वो तो बिल्कुल फिट रहेगा ना, मतलब कान आँख सब एकदम बिल्कुल स्किन उसकी पूरी बॉडी पे कवर्ड होगी। लेकिन जब आप डाइसेक्शन वाले हॉल में देखते हो बॉडी को तो उसकी में स्किन नहीं होती है, वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। ठीक है, वो सड़ता भी नहीं है, बस उसमें से एक फाउल स्मेल आती है कुछ केमिकल की वजह से। वो कैसे होता है, तो ये यहाँ पर बताया जाएगा कि आपने पहले बॉडी सिलेक्ट कर ली डाइसेक्शन के लिए, उसके बाद उस बॉडी को आप कैसे प्रिजर्वेशन करोगे, जिसको हम बोलते हैं संरक्षण विधि। देखो तेजी से ना बहने वाली नदी, देखो पहले अभी आप इनको सुनते जाओ फिर मैं आपको बताऊंगा। तेजी से ना बहने वाली नदी में रखे, बांध कर रखे, पिंजरे में रखकर अंग प्रत्यंगों को ढक कर रखे, जैसे वृक्ष की छाल, पेड़ की छाल एंड घास आदि। और अंधेरे में रखे, पानी में डुबो कर रखे और अच्छे से सड़ाते हैं। ठीक है, देखो इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे कोई मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और ऐसी नदी हो जिसका जल कह रहा है कि यूज ना हो, मतलब जिसका जल कोई पीने के लिए यूज ना करो, ऐसी नदी में आप उस बॉडी को लेंगे
और इसमें एक पिंजरे टाकेंगे और यहाँ से मान लो कोई ठेनी के इस पिंजरे को टाक देंगे। आपने पिंजरे को लिया और इस पिंजरे में आपने बॉडी को डाल दिया और उस बॉडी को कह रहा है कि आपने घास फूस से ढक दिया, घास फूस से ढक दिया और इस नदी में कह रहा है 7 दिन के लिए आप इसको छोड़ दोगे। तो क्या करना है, पहले नदी ढूंढनी है, ऐसी नदी ढूंढनी है जहाँ का पानी को यूज ना करता हो और जहाँ का बम ज़्यादा तेज ना हो। फिर उसको बांध कर रख देना है भाई, इसको पिंजरे में कह रहा है बांध कर रख देना है और उसके जो अंग प्रत्यंग जो उसकी बॉडी है उसको पूरा ढककर रख देना है। और फिर उसको जो नदी में ना फिर उसको अंधेरे में रखे, मतलब ऐसी जगह रखे जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट ना हो, क्योंकि अगर सनलाइट जल्दी आ जाएगी, मतलब अगर उस बॉडी पे सनलाइट पड़ी तो बॉडी का डिकम्पोज होना बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि उसको कह रहे हैं सनलाइट मतलब अंधेरे में रखे, ठीक है। और उसके लिए सड़ने दे, सड़ने कब तक दे, 7 दिन तक, ताकि उसकी जो स्किन है ना वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। उसकी जो स्किन है ताकि वो अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर सके। और जो स्किन, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखो इतना आपने पढ़ लिया, आपने प्रिजर्वेशन देखा किस तरह से आप उसे प्रिजर्व करोगे। फिर आता है सबसेशन की पद्धति, सब छेदन, यानी वही मेथड ऑफ डाइसेक्शन कैडेवर। डाइसेक्शन कैसे करोगे, डाइसेक्ट कैसे करोगे इस कैडेवर को, यानी कि 7 दिन के बाद भली भांति सड़े हुए शरीर को बाहर निकाले। यानी 7 दिन तक आपने जो नदी में वो छोड़ रखा था ना, पिंजरे में टाक कर जो बॉडी छोड़ रखी थी, अब उसको आपको बाहर निकालना है। और फिर बाल से वृक्ष की छाल, मतलब जो उसकी बॉडी के बाल है वो आपको निकालने हैं। तभी तो आपने पानी में डाला था ताकि उसकी जो बॉडी है वो पानी एब्जॉर्ब कर सके और अच्छी से एब्जॉर्ब करने के बाद अच्छे से जो बाल है वो निकल जाए, उसकी जो स्किन है वो अच्छे से निकल जाए, ताकि स्किन निकलने के बाद जितने भी ऑर्गन है हम उनको अच्छे से देख सके। भाई हम कैडिवर तभी तो करते हैं जब किसी की स्किन को हटाते या किसी को चीर लगाते, तो इसलिए तो उसको पानी में डुबो रहे थे, ठीक है। बाल अच्छे से निकल सके और वृक्ष की छाल से, कूंची से, इनमें से किसी भी वस्तु से, या कूंची ले लो, किसी पेड़ की छाल ले लो, ठीक है। इनसे क्या करना है, उसकी जो बॉडी की स्किन है, उसकी बॉडी के जो बाल से उनको रिमूव कर देना है, ठीक, ताकि आप सारे अंदर के ऑर्गन देख सको। फिर है धीरे धीरे घिसे, यानी कि कूंची जो आप ले रहे हो या वृक्ष की छाल ले रहे हो उसे धीरे धीरे घिसे, ऐसा ना घिसे कि इसकी तेज घिस दिया कि इसकी जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें भी डैमेज हो गए। तो आराम आराम से घिसना है। फिर ब्रह तथा आभ्यंतर सभी अंगों को देखे, यानी कि जो बाहरी ऑर्गन है, यानी कि जो आपने मसल्स देख ली, वेन्स देख ली, और फिर इंटरनल ऑर्गन हो गए जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, तो उनको भी धीरे धीरे करके आप देख सकते हो। फिर अंग प्रत्यंगों को विशेष ध्यान देकर देखें, और जो भी इसके अंग प्रत्यंग है उसको विशेष रूप से ध्यान देखें, वो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है, इसके नीचे होता है, ये सब आराम से देखें। तो ये हो जाती है मेथड ऑफ डाइसेक्शन कैडेवर। देखो अब हमारा मॉडर्न का हो चुका, सॉरी आयुर्वेद का हो चुका, अब हमें मॉडर्न का देखना है। आयुर्वेद का बड़ा आपका आसान लगा होगा, 3 ही पॉइंट थे, किस तरह से आप प्रिजर्व करोगे बॉडी को, और किस तरह से अब मेथड क्या आंसर डाइसेक्शन कैडेवर करने के, और किस तरह से बॉडी का सिलेक्शन। पहला बॉडी का सिलेक्शन करना, दूसरा प्रिजर्वेशन करना, तीसरा उस बॉडी को डाइसेक्ट करना। 3 ही पॉइंट थे, तीनों आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अपने मन से बना के जो मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है और आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब बात आती है कि मॉडर्न के हिसाब से किस तरह से हम बॉडी को प्रिजर्व करते हैं या किस तरह से बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं आधुनिक समय संरक्षण एवं मृत शोधन सिद्धांति मॉडर्न। संरक्षण वही मतलब किस तरह से आप प्रिजर्वेशन करोगे, और मृत शोधन मतलब और उसको किस तरह से क्लीन करोगे, ठीक है। तो ये हम देखने वाले अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के अनुसार। पहला है आधुनिक युग में विभिन्न शास्त्रों में जो प्रगति तथा उन्नति हुई है उसके अनुसार मृत शरीर का संरक्षण तथा रंजन की व्यवस्था का भी आविष्कार हुआ है। मतलब जैसे हम क्या कर रहे थे पहले मॉडर्न में सॉरी आयुर्वेद में क्या करते थे, वही बॉडी को कहाँ डाले, नदी में डाल रहे थे, 7 दिन के लिए नदी में डाला। लेकिन अब नदी में डालने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई, बहुत ज़्यादा उन्नति हो गई है हमारे मॉडर्न साइंस की। तो उसके अनुसार जो संरक्षण रंजन की व्यवस्था का आविष्कार हुआ है। मतलब जो संरक्षण मतलब किस तरह से आप प्रिजर्वेशन करोगे, और रंजन मतलब उसकी किस तरह से कलर दोगे, उसकी जो आर्टरी वेन है, तो उनका भी एक आविष्कार हुआ। जैसे कि अतः आज सब संरक्षण के लिए हमें किसी नदी की तलाश करना आवश्यक नहीं है। बताया जा रहा है जैसे हम पहले प्रिजर्वेशन करने के लिए यानी कि संरक्षण करने के लिए जैसे नदी में डाल रहे थे, ठीक है, ताकि वो पानी से अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और अच्छी से उसकी जो स्किन है बाल से वो अच्छे से उतर जाए। लेकिन आज उनकी ज़रूरत नहीं है, उस नदी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें उसकी तलाश आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान की प्रगति के कारण आज हम मृत शरीर प्राप्त करने पर सबछेदन ग्रह में सूची भेद द्वारा उसमें संरक्षण द्वारा भर देते हैं। क्या बताया जा रहा है, विज्ञान की जो प्रगति हो गई है उसकी वजह से जो आपका मृत शरीर है, आपका नहीं मतलब जो उस डेड बॉडी का जो मृत शरीर प्राप्त करने पर, मतलब उसको कह रहा है डाइसेक्टिंग हॉल है, मतलब स्वच्छेदन गृह है, यानी डाइसेक्टिंग हॉल है, सूची विभेद है, डाइसेक्शन है, और संरक्षण द्वारा भर देते हैं, और प्रिजर्वेशन फ्लूइड है।
और समझ गए, जैसे हम नदी में, देखो नदी में हम क्या कर रहे थे, उसको वहीं टाक रहे थे, 7 दिन के लिए टाक रहे थे, उसको पानी अब्जॉर्ब करवा रहे थे, तब जाकर उसको आराम से खाल उतार रहे थे। लेकिन आज के मॉडर्न के टाइम पे सारी लैब बन चुकी है, ठीक है, सारे प्रिजर्वेटिव हॉल बन चुके हैं, डाइसेक्शन हॉल बन चुके हैं, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ बन चुकी है, मॉडर्न टाइम में बताया जा रहा है। जैसे अब संरक्षण द्रव्य में क्या बताया जा रहा है, उसे प्रिजर्व कैसे करोगे, सीधी सी कोई कैडेवल लो, कैडेवल लेने के उसकी जो आर्टरीज और वेन है, उसकी जो आर्टरीज और वेन है उसमें क्या डाल दो, फ्लूइड डाल दो, ठीक है। वो कौन कौन से फ्लूइड है, फॉर्मलिन एसिड है, इथेनॉल है, और ये हम भी देखेंगे। तो उनकी जो आर्टरी यानी फीमोरल आर्टरी हो गई, या फिर आप डाल सकते हो, अभी हम एक और आर्टरी है जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, तो इनमें डाल सकते हो, वो हम देखेंगे कौन कौन सी आर्टरी में कैसे डालते हैं। तो इतना आपको पता लगा है मॉडर्न टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है कि आज अलग अलग डाइसेक्शन हॉल बन चुके हैं, डाइसेक्शन करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए सब अलग बन चुके हैं। तो जिससे वह मेरा शरीर सड़ नहीं सकता, ठीक है, जिससे वह मेरा शरीर सड़ नहीं सकता। एंड सबका विभिन्न भाई सड़ेगा कैसे, आपने क्या डाल दिया उसमें, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल दिया, और प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डालने की वजह से अब कौन कौन से वो तो देखेंगे ही, तो वो बॉडी सड़ेगी नहीं, तो जिससे वह मेरा शरीर सड़ नहीं सकता, और सबकी विभिन्न अंतरचनाएं नष्ट नहीं होती है, यानी जो शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या डाल दिया, उनकी जो आर्टरीज है उनमें एक फ्लूइड डाल दिया जिसकी वजह से वो सड़ नहीं पा रहे हैं। तथा रंजक स्टेनिंग द्रव्य शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, और जो रंजक मतलब स्टेनिंग कुछ केमिकल्स होते हैं वो भी कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रविष्ट यानी एंटर किए जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये पता लग जाता है जो ये हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल रहे हैं ना, वो आपकी बॉडी में पहुंचे या नहीं, इसलिए हम स्टेनिंग कलर डालते हैं, ठीक है। स्टेनिंग कलर से पता लग जाता है कि ये भाई आर्टरी में आप देख लोगे स्टेनिंग कलर है, यानी जो कलर है वो स्टेन करता है, यानी कि उससे पता लग जाएगा कि फीमोरल आर्टरी में और कैरोटिड आर्टरी में और पूरी बॉडी में कौन कौन सी आर्टरी में यानी सारे फ्लूइड पहुंच चुका होता है, इससे ये पता लगता है, यानी रंजक से यानी स्टेनिंग से। जिसे धमनी सिरा आदि रचनाओं के अन्य रचनाओं में शूलभूता से जिससे क्या कर सकते हैं, धमनी सिरा आदि रचनाओं के अन्य रचनाओं में शूलभत्ता में विच्छेदन कर सकते हैं। देखो अब पूर्व कर्म बताया गया है, पूर्व कर्म में संरक्षण से पूर्व मृत शरीर की परीक्षा व सावधानियाँ, यानी संरक्षण मतलब यार प्रिजर्वेशन से पहले उपचार, प्रिजर्वेशन करते हो बॉडी को, तो उससे पहले मरीज शरीर के गैर की उस परीक्षा करनी चाहिए, कुछ सावधानी देखनी चाहिए, जिसमें बताया गया पहला, इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृत्यु होते ही सबको ग्रहण करके संरक्षित कर लिया जाता है। मतलब बताया जा रहा है इस प्रक्रिया, भाई जो हमारे मॉडर्न टाइम में आप क्या करते हो, जैसे ही किसी की मृत्यु हुई तो उस सबको ग्रहण करके संरक्षित कर लिया जाता है। मतलब जैसे ही किसी की मृत्यु हुई तो गैलम उसको संरक्षित कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ऐसे नहीं, गैलम जैसे इसकी मृत्यु होती है तो उसके कुछ घंटे बाद ही उसको सबको संरक्षित कर लिया जाता है। फिर जैसे कि विंटर में बताया जाए, फिर इसका समय बताया गया कि समर में कितना टाइम है और विंटर में कितना टाइम है। तो यानी कि किसी भी अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु होने के बाद कुछ घंटों बाद ही कह रहा है कि आप उसे कैडेवर के लिए या फिर बॉडी के कैडेवर के लिए यूज कर सकते हो। तो जैसे विंटर में बताया गया है, यानी शीतकाल में मृत्यु होने का समय से लेकर लगभग 30 घंटे तक सब में दूषित परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर किसी की मृत्यु होती है और उसके 30 घंटे के अंदर उसको सबको आप ले लेते तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए कैडेवर, एज ए बॉडी के डाइसेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप उसे 30 घंटे के बाद लाते हो तो आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि 30 घंटे के बाद उसकी बॉडी में जो दूषित परिवर्तन होने लगते हैं। आप देखते हो ना कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके कानों में, नाकों में जैसे खून निकलने लगते हैं, ठीक है, तो यानी जो उसकी बॉडी के दूषित है, यानी जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें डैमेज होने लगते हैं। तो यही बताया जा रहा है, जो माइक्रोब्स है वो ही बॉडी को अपने ही माइक्रोब्स कह रहे हैं बॉडी को खाने लग जाते हैं। यानी अगर शीतकाल यानी ठंडी में अगर 30 घंटे के अंदर ले आते हो तो उसमें बॉडी में परिवर्तन नहीं हो सकते, और उसको आप एक सब की तरह या फिर आप कैडेवर की तरह यूज कर सकते हो। फिर गर्मी में बताया गया है, ग्रीष्म में मृत्यु होते ही सबको बाहर बर्फ़ लगा देनी चाहिए, ठीक है। बर्फ़ क्यों लगा देनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें से वो बहुत बॉडी और भी जल्दी डिकम्पोज होती है, ठीक है, और लगभग 24 घंटे तक सब में दूसरे परिवर्तन नहीं होता। यानी गर्मी में 24 घंटे के अंदर आपको बॉडी लेनी है, और ठंडी में क्या 30 घंटे के अंदर। तो फिर हम देखते हैं और फिर बताया जाए पूर्व कर्म, यानी कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिस समय पूर्ण अंग प्रत्यंग हो। मतलब कह रहा है कि अगर आप कौन सी बॉडी को लोगे, यानी वही सिलेक्शन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का किस तरह से सिलेक्शन रहो डाइसेक्शन के लिए। जैसे हमने आयुर्वेद में देखी थी ना कि सारे सबके अंग प्रत्यंग हो, ठीक है, और विश्व मृत्यु नहीं हो, और दीर्घकाल विधि से नहीं हो, दीर्घकाल व्याधि ना हो, और आयु 100 वर्ष से कम हो। कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें ऐसे ही है, ठीक, जैसे कि जिस सब में पूर्ण अंग प्रत्यंग हो, ये आयुर्वेद वाला पॉइंट है। अंग प्रत्यंग कटे फटे ना हो, ठीक है, मतलब इसके इंटरनल ऑर्गन कटे फटे ना हो, लीवर कटा ना हो या हार्ट कटा ना हो, ठीक है, और इसकी मृत्यु दीर्घकालीन आदि व्याधि से ना हुई हो, पोस्टमार्टम की हुई बॉडी ना हो, यानी जो जिसका बॉडी का पोस्टमार्टम हो ऐसी बॉडी ना हो,
जिसकी मृत्यु विष से प्रयोग ना हुई हो। देखो इसमें एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, और सब वही है, मेरे शरीर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित ना हो, यानी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऐसा कोई रोग ना हो। भाई मान लो किसी को वायरस है, ठीक है, जैसे मान लो किसी को एड्स से मृत्यु हुई है, और एड्स से मृत्यु होने के बाद आपने ऐसी बॉडी को यूज़ कर लिया डाइसेक्शन करने के लिए, तो वो आपको भी तो एड्स हो सकता है ना। तो ऐसा बताया गया है जिसको संक्रामक रोग यानी कोई वायरस, एड्स, बैक्टीरिया ऐसा कोई रोग ना हो, तभी आपको ऐसी बॉडी का यूज़ करना है, जिसकी आयु 50 से 60 साल से अधिक ना हो। हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया था, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है 100 साल से कम, लेकिन हमारे मॉडर्न में बताया गया है 55 से 60 साल की बॉडी के नीचे नीचे ही आपको वो बॉडी यूज़ करनी है। देखो अब हम बात करते हैं संरक्षण द्रव्य, यानी संरक्षण द्रव्य यानी प्रिजर्वेटिव फ्लूइड। प्रिजर्वेटिव फ्लूइड यानी कि ऐसे फ्लूइड जिनसे आप बॉडी के अंदर डालोगे, मतलब जिससे बॉडी सड़ेगी नहीं, तो वो कौन कौन से हैं। कार्बोलिक एसिड, इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं, 1 लीटर लेना है आपको, यानी फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड 4 लीटर लेना है, जैसे 4 यानी 4, इस तरह से आप रख सकते हो। ग्लिसरीन कितना लेना है, 500 ml लेना है। स्पिरिट इथेनॉल 3 लीटर लेना है। देखो ग्लिसरीन की कोई कोई कह रहा है मात्र 2 लीटर बताता है, कोई कोई 500 ml बताता है, ठीक है। मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा सही है, क्योंकि कुछ किताबों में मैंने देखा है 2 लीटर, और कुछ टीचर भी ये भी बताते हैं 500 ml और 2 लीटर। देखो आप देख लेना जिनसे आपको सही लगे। तो स्पिरिट और इथेनॉल की जो कितना लेना है, 3 लीटर लेना है। ट्रूपनिक ऑयल कितना लेना है, 300 ml। वाटर लेना है 3 लीटर, और बोरिक एसिड लेना है 100 ग्राम, ठीक है। पाउडर होता है तो इसलिए ग्राम में लिया जाता है। तो ये जितने भी अपने प्रिजर्वेटिव फ्लूइड लिए जाते हैं वो कहाँ पर एंटर किया जाते हैं, आपकी बॉडी में, किस वेन के थ्रू, वेन की नहीं आर्टरी के थ्रू। कौन सी आर्टरी, 2 आर्टरी होती है, एक फीमोरल आर्टरी, एक कैरोटिड आर्टरी। इन 2 आर्टरी के थ्रू इन जो जितने भी हमारे पास फ्लूइड है इनको आप बॉडी में डाल देते हो, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, ठीक है। अब फिर और क्या कर होगा, रंजक द्रव्य है, मतलब ये आपने मान लो किसी बॉडी में डाल, भाई कैनुला लगाया आपने डेड बॉडी में और उसको चला दिया और बॉडी का फ्लूइड जा रहा है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि बॉडी में फ्लूइड कहाँ तक पहुँच गया है। तो उसके लिए कुछ आपको स्टेनिंग, मतलब कुछ ऐसे कलर ले रहे हूँ जो स्टेन करे। देखो स्टेनिंग फ्लूइड, जैसे रेड लेड बताया गया है 200 मिलीग्राम लेना है, और वाटर लेना है 2 लीटर, यानी 2 लीटर वाटर में 200 मिलीग्राम रेड लेड लेना है। इनको मिला देना है और उसको भी कह रहा है बॉडी में ट्रांसफर कर देना है, जिसकी वजह से कलर आएगा रेडिश, जिससे आपको पता लग जाएगा जो आपकी बॉडी में जो ये फ्लूइड है ना कहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं संरक्षण विधि की। हम बात करते हैं संरक्षण विधि की, यानी कि किस तरह से आप प्रिजर्व करोगे डेड बॉडी को, ठीक है। देखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने क्या देखा था, जो हम बॉडी सिलेक्ट कर रहे थे उसके लिए पूर्व क्रम देखे थे, मतलब जो आप भाई पहले हमने क्या थे, पूर्व क्रम देखे थे, मतलब जो आप बॉडी सेलेक्ट कर रहे थे ना उसके लिए पूर्व क्रम, मतलब कौन कौन से ऐसे क्रम देखोगे जिससे आप बॉडी सेलेक्ट करोगे, ये हो गए पूर्व क्रम। उसके बाद आपने क्या देखा था, प्रिजर्वेटिव फ्लूइड, मतलब कौन कौन से आप प्रिजर्वेटिव फ्लूइड उस बॉडी के अंदर डालोगे। अब तीसरा आता है वही प्रिजर्वेटिव ऑफ डेड बॉडी, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, ठीक है, संरक्षण विधि। देखो मृत शरीर को सुविच्छेदन कक्ष यानी डाइसेक्शन हॉल में सुविच्छेदन मेज एंड डाइसेक्शन टेबल पर उत्तम स्थान सुपाइन पोजीशन में लेटाकर, यानी क्या करना है, जो भी आपने बॉडी सिलेक्ट किया है वो कैडेवर के लिए, तो आपको क्या करना है, वो सुपाइन पोजीशन में, डायग्राम देख लेना। देखो सुपाइन पोजीशन मतलब कह रहा है जो उसके हाथ है यानी जो उसका पाम है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, और जो उसका नाभि है वो भी आपके ऊपर की ओर, अपवर्ड की जो टेबल पे उठाए तो इस तरह से नाभि, इस तरह से उसका हेड, और उस तरह से उसकी मतलब पाल्म ऊपर की ओर होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो उसके दक्षिण यानी राइट, वाम यानी लेफ्ट भाग में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबरिक ट्यूबर के बीच एक इंगुअल लिगामेंट होता है। क्या पर बताया गया है, यानी उसके राइट और उसके लेफ्ट, यानी राइट और लेफ्ट, राइट मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक हो गए, स्पाइन हो गया, और लेफ्ट हैंड प्यूबर ट्यूबरकल हो गया, तो उनके बीच में एक लिगामेंट होता है, इंगुअल लिगामेंट। देखो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबरिक ट्यूबरकल, इनके बीच में एक इंगुअल लिगामेंट होता है। और अच्छा उसने आपने कहाँ पढ़ा होगा ये चीज़, आपने पढ़ी होगी अच्छे से मॉडर्न में, ठीक है। तो इनके बीच में एक लिगामेंट होता है, इंगुअल लिगामेंट। तो फिर आगे देखते हो आगे क्या कह रहा है, और उसके 4 सेंटीमीटर नीचे इंसिजन लगाते हैं, यानी कि इंगुआमेल लीटर के जो इंगुअल लिगामेंट है उसके 4 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, क्या लगाते हैं, इंसिजन कट लगाते हैं, वहाँ फीमोरियल सीट मिलती है। कौन सी सीट मिलती है, फीमोरियल सीट, यानी इस तरह से कुछ फीमोरियल सीट मिलती है, ठीक है, इस तरह से कुछ फीमोरियल सीट मिलती है, जिसके अंदर लेटरल साइड में फीमोरल आर्टरी होती है। देखो क्या मिलती है, फीमोरल सीट मिलती है, और उस फीमोरल सीट के अंदर एक हमें क्या मिलती है, लेटरल साइड में फीमोरल आर्टरी और मीडियल साइड में फीमोरल वेन। याद रखना लेटरल साइड में कौन मिलती है, फीमोरल आर्टरी,
और इसी फीमोरल आर्टरी में आप प्रेजर्वेटिव फ्लूइड को डालते हो और मिडिल साइड में फीमोरल वेन मिलती है। फीमोरल आर्टरी के द्वारा प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बॉडी में पहुंचाकर डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं। या तो आप फीमोरल आर्टरी में फ्लूइड को डाल दो और बॉडी को प्रिजर्वेशन कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी यानी जो आर्क ऑफ अरोटा होती है उससे 3 ब्रांच निकलती है, जिसमें एक ब्रांच होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उसमें कह रहा है कि आप फ्लूइड को डाल सकते हो। डेड बॉडी से प्रिजर्वेशन फ्लूइड डालने से उसको प्रिजर्व करते हैं। देखो पहला मेथड क्या है कि एंटीरियर सुपर इलियक स्पाइन और प्यूबरटिवर्कल के बीच में एक इंगुइनल लिगामेंट होता है, उसके 4 सेंटीमीटर नीचे आपको कट लगाना है, जहां पर आपको फीमोरल शीथ मिलेगी। इस फीमोरल शीथ के अंदर आपकी फीमोरल आर्टरी होगी और फीमोरल वेन होगी। तो फीमोरल आर्टरी में लेटरल साइड प्रेजेंट होगी और इसी लेटरल साइड जो फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है उसमें आप प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल दोगे और प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डालने से क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, उससे आप बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी दिखाया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फीमोरल आर्टरी है इसमें हम प्रिजर्वेटिव फ्लूइड को डाल रहे हैं और डालने की वजह से ये बॉडी सलेगी गड़ेगी नहीं। देखो फिर सेकंड मेथड बताया गया है आर्क ऑफ अरोटा। आर्क ऑफ अरोटा के जैसे वही जो मैंने बताया ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में आप प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल रहे हो, तो वो क्या, ये कहाँ पर होती है आर्टरी। जब आर्क ऑफ अरोटा देखते हो तो उसकी 3 ब्रांच निकली होती है, ब्रैकोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आप प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डालते हो। फिर हम बात करते हैं चौथा है 4th पॉइंट की, संरक्षण करते समय सावधानियां, यानी जो आप प्रिजर्वेटिव करते हो तो क्या क्या आपने प्रिकॉशन लेने हैं। तो नाक, कान एवं गुदा आदि के मार्गों में रुई कॉटन भर दे ताकि देने चाहिए ताकि द्रव बाहर ना निकले। यानी कि जो आपकी नोज हो गई, ईयर्स हो गई, एनस हो गई, तो उन सब के मार्ग में आपको कॉटन भर देना है। कॉटन क्यों भर देना है, जो आप प्रिजर्वेटिव फ्लूइड डाल रहे हो, इथेनॉल डाल रहे हो, मेथनॉल डाल रहे हो, फॉर्मेलिन डाल रहे हो, वो उसकी बॉडी से बाहर ना निकले, इसलिए उनको बंद कर देने चाहिए कॉटन से। और फीमोरल आर्टरी में कैनुला की डायरेक्शन पहले ऊपर की ओर होनी चाहिए और जब लगभग 1 लीटर प्रिजर्वेटिव फ्लूइड बचे तब कैनुला की डायरेक्शन नीचे की ओर कर देनी चाहिए। जो आपने इतने सारे फ्लूइड डाल रहे थे उनको मिक्स करना है, उस बॉडी में चढ़ाना है। तो यानी कि जब मिक्स करने के बाद जब 1 लीटर फ्लूइड बचेगा, भाई पहले आप क्या करोगे, पहले आपने कहा है सबक्लेवियन आर्टरी फीमोरल आर्टरी में लगा रहे थे। जो फीमोरल आर्टरी है ना उसकी जो डायरेक्शन है, यानी देखो जैसे मान लो यहाँ फीमोरल आर्टरी है तो कैनुला कहाँ पर लगाओगे, ऊपर की ओर, ठीक है, ताकि जो फ्लूइड ऊपर की ओर जाए। जब 1 लीटर फ्लूइड बचे तो इस कैनुला की डायरेक्शन कहाँ कर देना, नीचे की ओर कर देना। क्यों कर देना, ताकि जो बॉडी का फ्लूइड है वो पूरी बॉडी में पहुंच सके, जिससे संपूर्ण मेरे शरीर में प्रेजर्वेटिव फ्लूइड अच्छी से तक पहुंच जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव संरक्षण पहचान की। द्रव संरक्षण पहचान की तो जब फॉर्मेलिन की स्मेल, यानी देखो द्रव संरक्षण पहचान का मतलब ये है जो आप फ्लूइड डाल रहे हो पूरी बॉडी में पहुंच गया है नहीं पहुंच गया, तो उसकी आप कैसे पहचान करोगे। जब फॉर्मेलिन की स्मेल सबके नासिका, नोज और कानों ईयर से आने लगे, यानी कि जब पूरी बॉडी में फ्लूइड पहुंच जाएगा तो जो सब होगा उसकी नाक से और उसके कानों से फॉर्मेलिन की स्मेल आने लगेगी, तो आप समझ जाना कि जो पूरा फ्लूइड है वो पहुंच चुका है। ललाट, फोरहेड एवं उंगलियों के अंतरिम पर्वों के अग्रभाग में जब आप कट करोगे, यानी जब आप कट करके देखोगे तो वहाँ से जो फ्लूइड है पिन से वेदन करने से जो द्रव निकलने लगेगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा जो बॉडी में पूरी तरह से फ्लूइड पहुंच चुका है। तो हम देखते हैं रंजक। रंजक मतलब स्टेनिंग, यानी संरक्षण प्रक्रिया जब प्रिजर्वेशन कर रहे थे, जो प्रिजर्वेशन प्रोसेस है उसके 7 दिन बाद धमनी संस्थान के विराजित करना चाहिए, ठीक है। यानी रेड लेड 200 mg होता है, इसमें वाटर 2 लीटर होता है, दोनों को मिलाकर रंजक द्रव्य बनाकर रंजन बनाना चाहिए, हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं सब्सटेंस डाइसेक्शन, यानी संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन एवं रंजन स्टेनिंग के पूर्ण हो जाने के बाद, यानी कि आपने क्या दिया भाई, लास्ट में आपने रंजन दिया था ना, रंजन मतलब इस वाटर और लेड दे दिया था, उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी धमनियाँ है ना धमनियों में कह रहा है व्यंजित कर जाएगा, मतलब जो रेड कलर का आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपको डाइसेक्ट करना है, यानी कि प्रिजर्वेशन के बाद और स्टेनिंग के पूर्ण हो जाने के बाद आपको डाइसेक्टिंग कक्ष में यानी शवछेदन कक्ष में, डाइसेक्टिंग कक्ष में शवछेदन का कार्य प्रारंभ करना है, मतलब बॉडी को आपको काट के देख लेना है, ठीक है। तो इससे आप बॉडी की अच्छे से जानकारी फिर आपको मिल जाएगी। फिर है मृत शोधन का महत्व है, ये तो आप देख लेना, मैंने पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में। शारीरिक अवयव की गणना हेतु मतलब बॉडी का इंटरनल ऑर्गन देख सकते हो, कौन सा ऑर्गन कितना बड़ा होता है। हार्ट 1 होता है, लीवर 2 होते हैं, लंग्स 2 होते हैं, किडनी 2 होती है। तो इस तरह से विभिन्न अवयवों को अवस्थानुसार परिवर्तन में उसकी स्थिति में ज्ञान हेतु दे सकते हैं, यानी जो विभिन्न अंग है उनके अवस्था में बच्चे में क्या होता है। जैसे थाइमस ग्लैंड हो गए, थाइमस ग्लैंड छोटे में बहुत बड़ी होती है और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं बहुत छोटी होती चली जाती है, वो देख सकते हो। चिकित्सा में शल्य कर्म में सफलता प्राप्त होती है। मेरे शरीर अवयवों को ज्ञान की जीवन प्राप्त की प्रक्रिया ज्ञान हेतु शरीर क्रिया और शरीर रचना एवं शल्य संदेह, देखो ये कुछ नहीं है, आप इनको पढ़ लेना, ये तो नॉर्मल पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।